इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 22 तक को डिस्कस किया है। तो आज पार्ट 2 है, जहां पर हम आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 30 को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 बच जाता है, जिसके साथ कुछ रेट्स हैं, उसको हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, जैसा कि हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को सीक्वेंस से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहां पर हमने यूनियन और टेरिटरीज़ को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद पार्ट 2 को हमने स्टार्ट किया, जहां पर हमने सिटीजनशिप को डिस्कस किया। और पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, जहां पर हमने कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, और कुछ आर्टिकल्स आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 और कुछ रिट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So without wasting more time, let me start today's topic, that is fundamental rights of citizen of India part 2। भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइस, पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स बताया था, और वो फैक्ट्स ये है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सेकेंड ये कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। थर्ड ये कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। और फोर्थ ये कि इसमें टोटल आर्टिकल 24 हैं, जो 12 से लेकर स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 35। तो 12 से 35 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और इसी के साथ साथ गाइस, फंडामेंटल राइट्स ये नेचर में इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हैं। तो आज तीसरा फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। यानी ये जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये हर सिटीजन ऑफ इंडिया को एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कुछ राइट्स दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वो क्या है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। तो बेसिकली इन आर्टिकल्स का मतलब ये है, ये आर्टिकल हमसे ये कहता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उससे जो है ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, यानी किसी लेबर को उसकी मर्जी के खिलाफ, उसके विल के अगेंस्ट काम करवाना। इसी के साथ साथ जो ये आर्टिकल्स हैं, हमसे ये कहता है कि वो बच्चे कि जिनकी उम्र अभी 14 साल नहीं हुआ है, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, तो उन बच्चों को हज़ार्डस कंडीशन में ऐसे जगहों पर काम में लगाना या काम में लाना जहाँ पर उसकी लाइफ को क्या है, इंडेंजर है, खतरा है। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना, ये तमाम चीज़ें क्या है, लॉ के नज़र में प्रोहिबिटेड हैं। तो यही चीज़ जो है आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। So let's see at the article 23, prohibition of traffic in human beings and forced labor, article 23। तो article 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिटेड किया गया है, इसी के साथ साथ फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। सो आर्टिकल 23 क्लोज 1 कहता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, इसी के साथ साथ फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिटेड किया गया है। एंड एनी कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ दिस प्रोविजन शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इसी के साथ साथ हर वो एक्टिविटी जो इस प्रोविज़न को कॉन्ट्रवेन करे, मुजाहिम बने, तो वो क्या होगा, ऑफेंस होगा और पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब कि ह्यूमन बींग में ट्रैफिकिंग यानी कि ह्यूमन बिजनेस करना, बच्चों का, बड़ों का क्या लेन देन करना, इसी के साथ साथ किसी इंसान के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे काम करवाना, फोर्स्ड लेबर करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ममनू है, प्रोहिबिटेड है। और इसी के साथ वो एक्टिविटीज़ या वो कार्य जो इस प्रोविज़न को क्या करता हो, वायलेट करता हो, कॉन्ट्रावेंशन हो, वो क्या होगा, वो ऑफेंस होगा और पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 23 क्लोज 2, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस। आर्टिकल 23 क्लोज 2 ये कहता है कि पब्लिक पर्पस के लिए अगर स्टेट कंपलसरी सर्विस को इम्पोज करना चाहती है, यानी पब्लिक पर्पस के लिए अगर कोई कंपलसरी सर्विस जो पब्लिक के लिए क्या है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, उस सर्विस को अगर स्टेट यानी रियासत या गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो इस इम्पोज करने से ये लॉ क्या है, स्टेट को नहीं रोकता है। एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शेल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। सेकेंड चीज़ ये कि जब लॉ
स्टेट को कंपलसरी सर्विस को इम्पोज करने से नहीं रोक रहा है, तो सेकेंड थिंग ये कि स्टेट जो है इस तरह के सर्विस को इम्पोज करने में, नाफिज करने में किसी भी तरह का इम्तियाज़ सलूक नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के बेसिस पर, रेस, कास्ट और किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर स्टेट जो है इन सर्विसेज को नाफिज करने के लिए या इसको इन्फोर्स करने में डिस्क्रिमिनेशन से काम नहीं लेगा। तो ये आर्टिकल 23 में ये चीज़ें मेंशन है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो इस राइट का जो हेडलाइन था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? सो लेट्स सी। एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लाइज द मिसयूज ऑफ अदर्स सर्विसेज बाय फोर्स और लेबर विदाउट पेमेंट। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है किसी दूसरे का मिसयूज़ करना, दूसरे इंसान को गलत तरीके से यूज़ करना, इस्तेमाल करना, या किसी इंसान से सर्विस लेना बाय फोर्स, बाय जबर करके, ज़बरदस्ती से। तीसरा चीज़ ये, तीसरा मीनिंग ये निकलता है कि किसी से काम करवा लेना और उसे पैसा नहीं देना, उसे पेमेंट नहीं देना, ये एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 सेज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों को फैक्ट्री में काम पर लगाने या लाने से क्या है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है। तो गाइस वही जो हमने शुरू में इन दो आर्टिकल को एक्सप्लेन किया था, उसी को इसमें आर्टिकल वाइज जो है बताया जा रहा है कि बच्चों को जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको फैक्ट्रीज में काम पर लाना ये क्या है, मना किया गया है। ये आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 24 says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। वही बात, उसी बात को यहाँ पे बतला रहे हैं, किसी भी बच्चे को या वो बच्चे की जिनकी उम्र 14 साल से कम है, तो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को किसी ऐसे फैक्ट्री में, माइन में कि जहाँ पर उसके जान को खतरा हो, तो काम पर लगाना या उसे काम पर लाना ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, इसे मना किया गया है। या कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पर क्या है, उसके जान को खतरा हो। सिर्फ यही नहीं कि माइन फैक्ट्री, इसके अलावा हर उस जगह में जहाँ पर उसके लाइफ को खतरा हो, डेंजर हो, तो इससे क्या है, आर्टिकल 24 कहता है कि ये प्रोहिबिटेड है। दिस आर्टिकल forbids the employment of children below the age of 14 in any hazardous industry or factories or mines without exception। यानी कि ये आर्टिकल 24 ये बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को फॉरबिट करता है, बच्चों को काम पर लाने या लगाने से रोकता है कि जिन बच्चों की उम्र कितनी हो, 14 साल से कम हो, और किस जगह, हजार्डस इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, माइन, यानी ऐसे जगह पर जहाँ पर क्या खतरा हो उसके जान को, उसके लाइफ के साथ, तो ऐसे जगह पर बच्चों को काम पर लगाना क्या है, फॉरबिडेंट है, विदाउट एक्सेप्शन। हाउएवर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नॉन हजार्डस वर्क इज अलाउड। हाँ, बहरहाल अगर बच्चों को ऐसे जगह पर काम में लाया जा रहा है या लगाया जा रहा है जहाँ पर क्या हो, उसके जान को खतरा ना हो, हजार्डस वर्क ना हो, तो फिर ये क्या है, ये सिचुएशन अलाउड है। चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मजहब के आज़ादी का राइट। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच फॉल करता है। तो ये चौथा फंडामेंटल राइट है जिसका हेडलाइन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, और ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच आता है। दिस इंडिकेट्स द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये जो चौथा फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच आता है, बेसिकली ये इंडियन पॉलिटी के सेक्युलर नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स दैट देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजियंस, मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट तमाम धर्म के मानने वालों को दिया गया है, जो कि एक इंडियन पॉलिटी का एक सेक्युलर नेचर है। देयर इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। इसी के साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन में जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच आता है, ये बात भी मेंशन है कि यहाँ पर कॉन्शियंस की आज़ादी होगी, ज़मीर की आज़ादी, काम करने, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, इसी के साथ साथ रिलीजियन को, धर्म को, मजहब को प्रोपेगेट करने की आज़ादी होगी। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजियन, और स्टेट का, गवर्नमेंट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजियन या धर्म नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस हिज हर फेथ। हर इंसान को, हर नागरिक को ये आज़ादी है कि वो फ्रीली अपने फेथ, अपने इबादत और इबादत की क्या करे, प्रैक्टिस करे, उसे करे। एंड इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इसी के साथ साथ जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको इस्टेब्लिश करने, उसे बनाने और उसे चलाने की भी आज़ादी है। इन तमाम बातों को आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में बताया गया है। अब हम आर्टिकल को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 25 सेज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 कहता है कॉन्शियंस की आज़ादी, इजहार ज़मीर की आज़ादी, और फ्री प्रोफेशन की आज़ादी,
इसी के साथ साथ मजहब को, रिलीजियन को प्रोपेगेट करने, उसे प्रैक्टिस करने की आज़ादी, ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजियन टू ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 25 तमाम नागरिक को, तमाम शहरियों को अपने रिलीजियन को प्रोपेगेट करने, उसे प्रैक्टिस करने, इसी तरह प्रोफेशन की आज़ादी, इजहार ज़मीर की आज़ादी की गारंटी लेता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द अबव मेंशन्ड फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये ऊपर जितने भी फ्रीडम को, आज़ादी को जिक्र किया गया है, ये सारे के सारे हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के सब्जेक्ट हैं, मौजू हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दिस आर्टिकल ऑल्सो गिव्स अ प्रोविजन दैट द स्टेट कैन मेक लॉज। इसी के साथ साथ जो आर्टिकल 25 है, ये एक प्रोविज़न देता है कि स्टेट जो है इन चीज़ों पर लॉ भी बना सकता है, यानी इन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ला सकता है। और अगर इसमें किसी भी तरह का इविल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ हैं जो सही नहीं है, तो उसके रिस्ट्रिक्शन के लिए भी क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट यानी गवर्नमेंट ला सकती है। तो गाइस, ये आर्टिकल 25 में जो प्रॉपरली किस चीज़ के बारे में बात करता है, ज़मीर की आज़ादी, प्रोफेशन की आज़ादी एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की आज़ादी के बारे में। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 26, दैट इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मजहबी उमूर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की आज़ादी। मतलब दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैज़ द फॉलोइंग राइट्स सब्जेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। तो आर्टिकल 26 जो है, हर एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन को, हर मजहबी फ़िरके को कुछ राइट्स दिए हैं मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज़ द राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स। यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल इंटेंट के लिए इंस्टीट्यूशन को बनाना और इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना, उसे चलाना, इनकी आज़ादी दी गई है। रिलीजियस और चैरिटेबल इंटेंट या पर्पस के लिए किसी इदारे को बनाना, फिर उसे चलाना, इसका राइट दिया है, ये आर्टिकल 26 कहता है। सेकेंड पॉइंट, द राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजियन। तो रिलीजियन के मैटर में हर मज़हब का अपना एक फेस्टिवल होता है, प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम और फेस्टिवल के जो अफेयर्स हैं, उस रिलीजियन के जो अपने अफेयर्स हैं, उमूर हैं, उनको मैनेज करने, चलाने की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट, द राइट टू एक्वायर द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। इसी के साथ साथ जो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, वो प्रॉपर्टी जो मुंतकिल किए जा सकते हों या वो प्रॉपर्टी जो मुंतकिल नहीं किए जा सकते हों, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको एक्वायर करने की आज़ादी, हासिल करने की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट, द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इन प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए, इसे चलाने के लिए क्या है, इसके चलाने की भी आज़ादी देता है आर्टिकल 26। और इन प्रॉपर्टी को जो एडमिनिस्टर किया जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जो है इन प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो ये आज़ादी जो है, ये आर्टिकल 26 हर सिटीज़न, हर नागरिक को प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लिए जाएंगे, यानी कि टैक्स फ्री होगा। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन को, मज़हब को प्रमोट करने के लिए टैक्स इम्पोज नहीं किए जाएंगे। इससे क्या होंगे, फ्री होंगे, टैक्स से फ्री होंगे। तो उसी को आर्टिकल 27 में इंडिकेट किया है। सो लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 27 के मुताबिक देयर कैन बी नो टैक्सेस। तो 27 आर्टिकल के अकॉर्डिंग टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। किस चीज़ पर? द प्रोसीड्स ऑफ विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब हर वो चीज़ कि जिसे डायरेक्टली किसी भी रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए या किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को के मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता हो, तो उस पर क्या टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मॉस्क है, टेंपल है, चर्च है, तो इन तमाम चीज़ों को, जो ये प्लेसेस हैं, इनको क्या है, प्रमोट करने के लिए और इसे चलाने के लिए जो है, इस पर टैक्सेस इम्पोज नहीं किया जाएगा बाय द स्टेट। ये आर्टिकल 27 कहता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करने की आज़ादी, यानी कि सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मखसूस तालीमी इदारे में वर्शिप, मजहबी रिलीजियस वर्शिप को या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने की आज़ादी के बारे में बतलाता है।
So this article permits educational institutions that are maintained by religious groups to disseminate religious instruction. इसका मतलब ये है कि रिलीजियस ग्रुप के द्वारा चलाए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को परमिशन देता है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को स्प्रेड करे, यानी कि मजहबी इंस्ट्रक्शन को स्प्रेड करने के लिए, उसे फैलाने के लिए क्या है, ये आर्टिकल 28 परमिशन देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो ये आर्टिकल 28 में कहा गया। एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो पांचवा फंडामेंटल राइट्स है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सकाफती और तालीमी हुकूक, जो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच आता है। सो हैव अ लुक एट दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 29 एंड 30 में ये बात मेंशन है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, यानी कि ऐसे माइनॉरिटीज़ जिसके अपने लैंग्वेज हैं, जिसके अपने कल्चर हैं, वो किसी मज़हब को फॉलो करते हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना और इन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट करना कि वो अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को, अपने तर्का को क्या करे, प्रिजर्व करे। और एजुकेशनल राइट्स भी दिए गए हैं ताकि हर इंसान एजुकेटेड बने। ये इंश्योर कराना कि एजुकेशन हर एक को हासिल हो और इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन और इम्तियाज़ सलूक का बर्ताव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन है। तो अब हम देखते हैं सेपरेटली। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। दिस आर्टिकल इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। माइनॉरिटी ग्रुप्स लाइक बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, मुस्लिम्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, ये सारे माइनॉरिटीज़ हैं। तो जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके मुनाफे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना, ये आर्टिकल 29 कहता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 29 क्लॉज 1 says this provides any section of the citizens residing in India having a distinct culture, language or script the right to conserve their culture, language and script. इंडिया में रहने वाले नागरिकों के हर सेक्शन को, हर वो सिटीज़न जो इंडिया में रह रहे हैं, उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, तो इनको जो है ये राइट दिया जाता है कि ये अपने कल्चर को, अपने सकाफत, अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट को प्रिजर्व और कंजर्व कर सके। तो कंजर्वेशन ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, तो इसका राइट आर्टिकल 29 क्लॉज 1 हर नागरिक को देता है कि हर वो इंसान जो इंडिया में रहता है, जिनका अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, तो उनको ये राइट देता है कि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को क्या करे, प्रिजर्व करे, कंजर्व करे। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 29 क्लॉज 2, द स्टेट शेल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स maintained by it or those that receive aid from it. स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इसी तरह वो इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से एड रिसीव करते हैं, इन इंस्टीट्यूशन में किसी भी इंसान को एडमिशन लेने से या देने से मना नहीं किया जाएगा, रेस, रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर। मतलब कि इन चीज़ों की बुनियाद पर, चाहे वो रेस हो, रिलीजियन हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, या इनमें से किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर वो इदारे जो हेल्प या एड स्टेट से रिसीव करते हैं, या वो इदारे जो स्टेट के द्वारा क्या है चलाया जाता है, तो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से स्टेट डिनाई नहीं करेगा। तो ये इस बात को मेंशन किया गया आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 30, that is right of minorities to establish and administer educational institution. आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट्स है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करे, बनाए और उसे चलाए। तो आर्टिकल 30 ये हर नागरिक को या माइनॉरिटीज़ को ये राइट दिया है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाए और उसे चलाए। तो आर्टिकल 30 यही कहता है। और आर्टिकल 30 को चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट भी कहा जाता है, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट, इसलिए कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को यह राइट दिया है कि वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारे को क्या करे, फॉर्म करे, बनाए और उसे अपने मुताबिक चलाए। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्लॉज 1, ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। उसी बात को यहाँ पे फिर मेंशन किया है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 कहता है कि तमाम मजहब के मानने वाले
तमाम रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो अपने मन के मुताबिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाए और चलाएं। And the next, Article 30, Clause 2, the state shall not, when granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. स्टेट यानी गवर्नमेंट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड ग्रांट करने के वक्त किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इस बात को बेस बनाकर ये तो माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के अंडर आता है। मतलब कि जो स्टेट है जब वो क्या है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, एड प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है, तो एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एड स्टेट जो है भेदभाव से, इम्तियाज़ सलूक से काम नहीं करेगा। इस बात को बुनियाद बनाकर कि ये तो माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के अंडर आता है, इसलिए हम यहाँ पे एड प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जब एड या हेल्प प्रोवाइड करता है तो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या करेगा, एड ग्रांट करेगा। तो ये आर्टिकल 30 क्लोज 2 में ये बात मेंशन है। तो गाइस आज के टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आज हमने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 30 तक को डिस्कस कर लिया है और तकरीबन ये 5वां फंडामेंटल राइट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो छठा यानी कि जो 6th फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 32, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में विद रीड्स, क्योंकि रीड्स 5 तरह के रीड्स होते हैं, तो उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP उस पर हम वीडियो बहुत ही जल्द बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।